सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और Q&A#10 में आप सभी को वेलकम कहता हूं, जिसमें आपको पता है कि मिलते हैं आपको सवालों के जवाब। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या है। तो सबसे पहला कमेंट है हमारे पास मोहम्मद हसन का, जो कह रहे हैं कि सर मैं एक वाटर कूलर बनाना चाहता हूं, वो भी 1/8 कंप्रेसर का, और मुझे बताइए कि मैं कैसे वाटर कूलर बना सकता हूं। देखें, ये सवाल मुझसे बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि सर मैं वाटर टैंक बनाना चाहता हूं या वाटर कूलर बनाना चाहता हूं जो कि पानी को चिल करेगा, ठंडा करेगा। तो ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं काफी ज्यादा दोस्त। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि वो ऐसा करें कि वो अगर 1/8 कंप्रेसर के साथ बनाना चाह रहे हैं, या 1/4 या 1/3 या 1/5, तो वो क्या करें, वो अपना यानी कि नुकसान ना करें। क्योंकि अगर आप ऐसे अपने से ही उसका डिज़ाइन जो है स्टाइल करके उसको बना लेंगे, लेकिन बाद में वो वर्क ना करे, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। जाहिर सी बात है, आपका उसमें काफ़ी नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर आप ये करें कि आप अगर 1/8 का वाटर कूलर बनाना चाह रहे हैं, तो आप ये करें कि डिस्पेंसर में 1/8 का कंप्रेसर यूज़ होता है। तो आप डिस्पेंसर को एक बार देख लें कि डिस्पेंसर में 1/8 के साथ कितना कंडेंसर, कितना एवापोरेटर, कौन सी कैपिलरी ट्यूब, क्या उसमें यानी कि प्रोग्राम, क्या उसमें पूरा फंक्शन, उसका जो जितना भी डिजाइन है वो आप नोट कर लें कि उसमें कितना वेपोरेटर, कितना कंडेंसर कंप्रेसर के साथ अटैच किया गया है, 1/8 का है या 1/6 का है, उसमें कितना यानी कि अटैचमेंट जो भी है, कितने कितने फुट, कौन कौन सी चीज लगी हुई है। तो वही फार्मूला आप अपने वाटर कूलर, वाटर टैंक में इस्तेमाल करें। तो उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका जो भी उसमें आप काम करेंगे, तो वो आपका कह लें कि एक टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, और दूसरे नंबर पर आपका जो भी सिस्टम होगा वो वर्क भी करेगा। तो अगर आप अपने तरीके से कंडेंसर छोटा कर दें या बड़ा कर दें, वेपोरेटर छोटा बड़ा कर दें, या कैपिलरी ट्यूब छोटी बड़ी या साइज उसका ऊपर नीचे कर दें, तो उसमें आपको नुकसान होगा। तो ऐसे में आपको फार्मूला देखने को मिल जाएगा, और उसका फार्मूला आप कॉपी करके खुद पेस्ट करके यानी कि खुद आप वो यूज कर सकेंगे। सईद ने कहा है कि हमारे रेफ्रिजरेटर में आइस आ जाती है, जिसकी वजह से कोई भी चीजें खाने पीने की रखी हो तो वो खराब हो जाती हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, ऐसे में 2 प्रॉब्लम्स आती हैं सामने। तो वो दोनों प्रॉब्लम्स क्या है, या तो आपके रेफ्रिजरेटर की थर्मोस्टेट जो है वो कट आउट करंट नहीं करा रही, यानी कि रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को जो है ट्रिप नहीं करवाती, ऑटोमेटिक नहीं करवाती, जिसकी वजह से वो मुसलसल चलता रहता है और आपके जो कूलिंग है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है, और वहां पर आइस आ जाती है रेफ्रिजरेटर में प्लेट के ऊपर। तो थर्मोस्टेट के खराब होने पर भी आइस आ जाती है। उसके अलावा अगर आपका डोर जो है वो कहीं से उसकी जो गैसकिट है, यानी कि उसकी जो रबट है, वो दरवाजे की, डोर की, वो कहीं ना कहीं से सही से बैठ नहीं रही, जहां पर गैप आ रहा है, तो जहां से कूलिंग जो है वो वेस्ट हो रही है, तो अंदर कूलिंग कम हो रही है, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें जो है वो खराब हो जाती हैं। तो ये दो चीजें मोस्टली जो है वो आ जाती हैं। इसके अलावा गैस कम हो तो तब भी ये हो जाता है, लेकिन आपके वहां पर आइस आ रही है, तो आइस यानी कि गैस की प्रॉब्लम नहीं है, या तो थर्मोस्टेट की प्रॉब्लम है, ऐसे में आइस आ रही है अगर प्लेट पर, तो या तो उसके अलावा आपके डोर की प्रॉब्लम है, वो कहीं से सही से बैठ नहीं रहा, आपकी कूलिंग जो है वो वहां पर से लीकेज हो रही है। यहाँ पर एक भाई ने पूछा कि सर आप विंडो एसी पर वीडियो नहीं बनाते क्या। देखो यार, विंडो एसी पर जो वीडियोस हैं, मैं ऑलरेडी 1-2 वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि मैंने वायरिंग पर बनाई है, A to Z उसकी वायरिंग कैसे होती है विद डायग्राम। 2 मेरे ख्याल से मैंने वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो मैं मजीद वीडियो इसके ऊपर और भी बनाऊंगा विंडो एसी के ऊपर, उसके मुकम्मल जो है सिलेक्टर स्विच, उसकी A to Z जो है उसकी वायरिंग, उसके अलावा उसमें जो फॉल्ट आते हैं उसको क्लियर हम कैसे कर सकते हैं, रेक्टिफायर कैसे कर सकते हैं। विंडो एसी पर भी मैं जल्द ही आपके लिए वीडियोस जो है मैं लेकर आऊंगा। नासिम अख्तर ने पूछा है कि सर क्या हम कंप्रेसर को ऑन किए बगैर, यानी कि एसी को ऑन किए बगैर हम उसमें गैस फिल कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है। देखिए, हमारे लिए बेस्ट यही है कि हम कंप्रेसर को यानी कि एसी को या रेफ्रिजरेटर को उसको रनिंग में रखते हुए, यानी कि उसको ऑन करते हुए उसमें गैस चार्ज करें, ताकि हमें साथ साथ रिजल्ट मिलता रहे, हमें पता हो कि कितनी गैस चार्ज हो चुकी है, हम यानी कि उसको साथ साथ चेक भी करते रहें। तो हमारे लिए बेस्ट यही है कि आपने हर टेक्नीशियंस को देखा होगा, जितने भी टेक्नीशियंस होते हैं, वो रेफ्रिजरेटर हो या एसी हो, विंडो एसी हो या स्प्लिट या कैबिनेट, कोई भी एसी हो, उसको रनिंग में रखते हुए ही गैस चार्ज करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो कंपनी होती है किसी भी
एयर कंडीशनर की कंपनी या रेफ्रिजरेटर की कोई कंपनी है, तो वो रेफ्रिजरेटर और इसके अलावा जो हमारे एसी हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, इनमें गैस उसको रन किए बगैर यानी कि चलाए बगैर ही चार्ज करती है, वो कंपनी चार्ज करती है। लेकिन हम ऐसे में कोई भी चीज़ रिपेयर करते हैं तो उसके बाद हम उसको वैसे हम चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आपने हर टेक्नीशियन को देखा होगा कि वो उसको ऑन किए बगैर चार्ज नहीं करता, बल्कि उसको ऑन करके ही चार्ज करता है। तो हमारे लिए बेस्ट यही है कि हम उसको रनिंग में रखते हुए चार्ज करें, ताकि हमें उसका रिजल्ट जो है वो साथ साथ मिलता रहे। आपको पता होगा कि जब एक चीज़ रिपेयर होती है तो उसमें चोकिंग प्रॉब्लम भी आ जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए अगर हम वैसे ही चार्ज कर देंगे तो हो सकता है कि दोबारा एकदम जब हम चलाएंगे कंप्रेसर को तो वो लोड होगा उसके ऊपर, तो वो लोड पर ना चले, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्रिएट करे। तो बेस्ट हमारे लिए यही है, आपने देखा ही है अक्सर, तो यही है बेस्ट कि हम उसको रनिंग में रखते हुए ही गैस चार्ज करें। असद रिजवी भी पूछ रहे हैं कि सर अगर हम सिस्टम को बगैर वैक्यूम किए उसमें गैस चार्ज करें तो क्या प्रॉब्लम उसमें आता है। देखिए, अगर हम रेफ्रिजरेटर हो या एयर कंडीशनर हो, अगर हम बगैर सिस्टम को हम वैक्यूम किए बगैर हम उस मुकम्मल सिस्टम में गैस चार्ज कर देंगे तो वो कभी भी सही नहीं चलेगा। एसी में होता है कि उसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी जो है वो क्लियर हो जाती है उसमें, यानी कि गैस चार्ज हो जाए, वो चल भी जाता है कई बार फिल वक्त वो चल भी जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप बगैर सिस्टम को आप वैक्यूम किए अगर उसमें गैस चार्ज कर देंगे तो रेफ्रिजरेटर हो या वो एयर कंडीशनर हो, उसमें चोकिंग की प्रॉब्लम जो है वो 100% आ जाती है अगर आप बगैर सिस्टम को वैक्यूम किए उसमें गैस फिल करेंगे। तो बेहतर है कि आप हर सिस्टम को वैक्यूम करके ही उसमें गैस जो है वो चार्ज करें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसी ना देखने को मिले। यहाँ पर सईद भाई कह रहे हैं कि सर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए यार, मैं बहुत ही ज्यादा कमेंट्स होते हैं जिनमें मैं सभी का जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं सभी के कमेंट्स को लाइक जरूर कर देता हूँ जवाब, क्योंकि इतने ज्यादा कमेंट्स होते हैं कि मैं सभी का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं जल्द ही आगे कुछ ऐसा सिस्टम प्लान मेरा है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर लूँ, जिसमें ये होगा कि आपके ज्यादातर जो है कमेंट्स वो मैं फौरी जो है आपका लाइव ही यानी कि कमेंट्स पढ़ूंगा और लाइव ही आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो लाइव स्ट्रीमिंग मैं भी शुरू करूंगा इंशाल्लाह, जल्द ही मैं शुरू करूंगा। तो उसमें ये होगा कि काफी ज्यादा लोग जो है वो कवर हो जाएंगे, सबके कमेंट्स का जवाब तकरीबन मिल जाएगा। लेकिन ये है कि उसमें भी प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि सभी के कमेंट्स का जवाब दूं। तो आपको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि सॉरी अगर मैंने आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दिया। ऐसे में बहुत ज्यादा लोग जो है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर आपने हमारे कमेंट का भी जवाब नहीं दिया, आपने हमारे कमेंट का भी जवाब नहीं दिया। तो क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट्स होते हैं कि जिनमें फिर सभी का जवाब देना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चांद हमसे कह रहे हैं कि सर आउटडोर यूनिट का फैन जो है उसका कैपेसिटर जो है वो रनिंग होता है या स्टार्टिंग। आउटडोर यूनिट यानी कि एयर कंडीशनर का आउटडोर यूनिट जो है उसका फैन जो है उसका कैपेसिटर रनिंग होता है। उसको आप लाइन कह लें कि उसको लाइन आप रनिंग में ही देंगे, उसके कनेक्शन जो है एक तो कॉमन हो गई और एक आप उसकी रनिंग में देंगे, यानी कि उसका कैपेसिटर भी रनिंग ही होता है। अशोक गुप्ता ने पूछा है कि सर कौन सी गैस में हमें कंप्रेसर एसी यानी कि जो है हमें लेना चाहिए, R22 गैस में या R410 गैस में, कौन सी गैस बेस्ट है जो ब्लास्ट ना होती हो। देखिए, ब्लास्ट दोनों गैसें नहीं होती, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो तब ही गैस जो है वो आपका कंप्रेसर जो है वो ब्लास्ट होगा। उसमें नाइट्रोजन चली जाए, ऑक्सीजन जो है एक्स्ट्रा चली जाए तो तभी आपके कंप्रेसर में प्रॉब्लम बनती है, ब्लास्ट होने के चांसेस जो है वो बन जाते हैं। तो लेकिन आप अगर देखेंगे आजकल जो नॉन इन्वर्टर एसी आ रहे हैं उसमें R410 एक गैस ज्यादातर डाली जा रही है। लेकिन ये है कि 410 में जो है वो ब्लास्ट के केसेस ज्यादा हैं, लेकिन R22 जो गैस है उसमें आपने भी देखे होंगे कि आज से पहले शायद ही कोई केसेस उसमें हो, लेकिन उसमें केसेस बहुत ही कम होते हैं ब्लास्ट होने के। कोई ना कोई यानी कि वजह बने, जो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, किसी ना किसी वजह से ही कंप्रेसर ब्लास्ट होता है, अदरवाइज कंप्रेसर ब्लास्ट नहीं होता। मोहसिन खान ने पूछा है कि कैपेसिटर रेफ्रिजरेटर में क्यों लगता है। देखिए, आपने देखा होगा कि विदाउट कैपेसिटर के भी कंप्रेसर चलते हैं रेफ्रिजरेटर में, यानी कि उसके साथ कैपेसिटर नहीं होता, लेकिन कैपेसिटर लगाने की क्या वजह है, शायद आपने यही पूछा हो। तो मैं आपको बता दूं कि अक्सर लाइट झटका लेती है, कह लें कि अभी गई और कुछ सेकंड में ही वापस आ गई, यानी कि 1 मिनट से पहले ही वापस आ गई। अब कैपेसिटर अगर कंप्रेसर के साथ नहीं लगा होगा तो जाहिर सी बात उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक रिले लगी होगी जो कि उसको स्टार्ट करती है और उसको रनिंग में रखती है। तो वहां पर क्या होगा, अगर आपकी लाइट जो है वो झटका लेती है और फौरी आ भी जाती है, अभी गई और अभी आ गई लाइट, तो अगर आपका कैपेसिटर नहीं लगा रेफ्रिजरेटर में तो अक्सर ऐसा होता है कि आपकी रिले जो है उसको फौरी करंट मिला, कट आउट होकर फौरी करंट मिला तो वो जल जाती है, नहीं तो वो आपका कंप्रेसर को भी जला देती है, अक्सर ऐसा हो जाता है।
लेकिन अगर कंप्रेसर को कैपेसिटर लगा होगा, उसका मकसद क्या है कैपेसिटर लगाने का? तो कैपेसिटर लगाने का मकसद ये है कि अगर लाइट फिल वक्त अगर गई भी है, अगर फॉर एग्जांपल लाइट गई और कुछ ही सेकंड में वापस आ गई, यानी कि लाइट का झटका लगा, तो कैपेसिटर जो है वो रेफ्रिजरेटर को फौरी ऑन स्टार्ट दे देता है, यानी कि वो कैपेसिटर फिर आगे कंप्रेसर को झटके से ही स्टार्ट दे देता है उसको, यानी कि नॉन स्टार्ट नहीं रखता है। जैसे कि दूसरी रिले जो है वो उसको करंट तो मिलता रहता है लेकिन वो आगे फौरी स्टार्ट नहीं कर पाती। वो रिले जो है विदाउट कैपेसिटर वाली वो होती है इलेक्ट्रॉनिक रिले, और वो कम से कम 4-5 मिनट 3-4-5 मिनट मैक्सिमम लेती है, उसके बाद ही फिर उसको ऑन करती है। लेकिन कैपेसिटर वाली जो रिले होती है, कॉइल वाली रिले, वो फौरी उसको स्टार्ट कंप्रेसर को चला देती है, फौरी स्टार्ट दे देती है। तो ऐसे में आपका कंप्रेसर जो है वो जलने से बच जाता है, आपकी रिले भी नहीं जलती। तो कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है। महमूद खान पूछ रहे हैं कि आजम भाई क्या डैनफोर्स कंप्रेसर में कैपेसिटर लग सकता है? जी हाँ, उसमें लग सकता है। नेशनल हो डैनफोर्स हो, उसमें लग सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा डैनफोर्स में अक्सर एक इलेक्ट्रॉनिक रिले लगाई गई होती है, बड़ी सी रिले होती है, और वो रिले जो है वो विदाउट कैपेसिटर है। लेकिन एक कॉइल वाली रिले भी होती है जो डैनफोर्स के साथ कनेक्ट करके उसमें कनेक्शन किए जाते हैं कैपेसिटर के, और वो उसके साथ उसको हम रन कर सकते हैं कंप्रेसर को। तो यानी कि डैनफोर्स में भी कैपेसिटर जो है वो यूज हम कर सकते हैं। नासिर ने पूछा है कि आजम भाई कंप्रेसर में कौन सा कैपेसिटर इस्तेमाल होता है, रनिंग कैपेसिटर या स्टार्टिंग कैपेसिटर? अब आपने ये नहीं पूछा कि कंप्रेसर स्प्लिट एसी का यानी कि एयर कंडीशनर का है या रेफ्रिजरेटर का। तो यहां पर मैं आपको ये भी गाइड कर दूं कि जो रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर है उसके साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर इस्तेमाल होता है, जो हमारे स्प्लिट एयर कंडीशनर का जो है कंप्रेसर उसके साथ हमारा रनिंग कैपेसिटर इस्तेमाल होता है। मिस्टर शेख ने पूछा है कि वैक्यूम पंप के अंदर ऑयल होना चाहिए या के बाहर निकाल देना चाहिए? तो उसमें ऑयल होना चाहिए। अगर आप ऑयल नहीं रखेंगे कंप्रेसर में, वैक्यूम पंप में, कंप्रेसर हो वैक्यूम पंप होता तो वो कंप्रेसर ही है, वैक्यूम पंप यानी कि कंप्रेसर ही है। लेकिन उसमें अगर ऑयल आप वैक्यूम पंप में नहीं रहने देंगे, निकाल देंगे, तो होगा कुछ ऐसे कि आपका जो वैक्यूम पंप है वो कुछ दिन चलने के बाद कह लेंगे वो जाम हो सकता है, उसका पंप जो है वो जाम हो सकता है। तो उसमें ऑयल जो है वो रहना चाहिए। जैसा कि आप कंप्रेसर में चार्ज करके रेफ्रिजरेटर में फिट करते हैं कंप्रेसर को, तो वैसे ही उसमें भी ऑयल जो है वो चार्ज करके ही आप उसको वैक्यूम पंप को यूज करें। मिंटू सिंह ने कहा है कि सर आप बहुत अच्छे हैं, आप हमें इतनी जानकारी देते हैं, तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो देखो यार, मेरी कोशिश तो यही होती है कि जो मुझे पता है वो आपके साथ मैं शेयर करूं, और वो इतना आसान करके शेयर करूं कि आपको समझ आ जाए। तो मेरी कोशिश यही होती है और आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी। बस आप सभी का प्यार चाहिए, आप सभी की सपोर्ट चाहिए। बस आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करते रहा करो, तो मैं आपके लिए ऐसे ही आसान तरीके में और बहुत ही अच्छी व्यूज जो है वो लेकर आता रहूंगा। तो बस आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा आपने करना है। तो ऐसे बेशुमार मुझे कमेंट्स मिलते हैं, नाइस वीडियो, थैंक्स सर, गुड वीडियो। तो ये जो कमेंट्स हैं इन सभी भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कमेंट्स मिलते हैं मुझे ऐसे। तो ये सभी आपका प्यार है, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने फेसबुक पर हमारे फुली फॉरवर्ड चैनल के नाम से ही पेज है, अगर उसको आपने फॉलो लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाकर उसको आप लाइक करें, फॉलो करें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप फेसबुक पर फुली फॉरवर्ड सर्च करके भी वहां से आप देख सकते हैं। तो उसको लाइक फॉलो आप कर लें, क्योंकि वहां पर मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ डायग्राम्स या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आर्टिकल में आपको देता रहता हूं, ताकि आपको फेसबुक से भी पेज से भी कुछ ना कुछ जानने को मिलता रहे। तो आप फौरी जाकर मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। तो मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।